बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, पीटीआई की लीडरशिप भले ही कंफ्यूज्ड हो, आपको कॉन्ट्राडिक्टरी अगर ओवरऑल सिचुएशन को देखें तो स्टेटमेंट्स मिल रही हैं वहाँ से, लेकिन रात का जो खान साहब का एक ट्वीट है उसके बाद सिचुएशन मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है। रात में खान साहब का एक ट्वीट आया जिसको आप एक्स की पोस्ट भी कह लें, क्योंकि अब उसको एक्स कहा जाता है। नाज़रीन, बहुत ही कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया गया है उसमें सिचुएशन को, जिसमें उन्होंने कहा कि अब किसी से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा। 5 अगस्त को मेरी नाहक कैद को पूरे 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे और उसी रोज़ हमारी मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का नुक्ता-ए अरूज होगा, ये उन्होंने ट्वीट किया। यानी कि खान साहब की जानिब से नाज़रीन 2 डेडलाइंस दे दी गई हैं। एक ये कि 5 अगस्त तक ये जो तहरीक है ये अपनी पीक पे पहुंच जाएगी, और आज 9 जुलाई हो गया। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि लेस देन अ मंथ, तकरीबन 1 महीने से भी कम का वक्त है, तो ये कहना मुश्किल नहीं होगा। इस सब में क्या तहरीक इंसाफ इतनी जल्दी एक अच्छी तहरीक की तैयारी कर लेगी? वैसे जल्दी तो नहीं है। ये मुहर्रमुल हराम से पहले भी तहरीक इंसाफ जो है वो कोशिशें कर रही थी और तैयारी भी कर रही थी तहरीक की। खैर, तहरीक इन्होंने ईद के बाद ही चलानी थी, जो कि वो नहीं चला सके। ईद पे भी हम सुन रहे थे ईद के बाद जो तहरीक चलनी है, फिर इंतज़ार ही करते रहे हम उस तहरीक का। फिर मुहर्रमुल हराम के हवाले से कहा गया लिमा बीबी ने कि 10 मुहर्रम के बाद तहरीक चलेगी। अब पीक टाइम तो बता दिया है कि 5 अगस्त को पीक पे होगी तहरीक। उससे पहले तहरीक शुरू कब होगी ये कहा जा रहा है। लिमा बीबी की जानिब से कहा गया स्टेटमेंट में कि ये डिसाइड पार्टी करेगी। क्या पार्टी वाकई डिसाइड कर चुकी है कि ये जो 5 की डेडलाइन दी गई है अपनी पीक पे, उसको किस तरह से लेके चलना है? कोई मैनेजमेंट, कोई प्लानिंग इस तरह से हो चुकी है? नाज़रीन, इस सब के अलावा लिमा बीबी ने एक और ख़बर भी दी कि उन्होंने कहा कि खान के बेटों की पाकिस्तान आमद वो भी होने जा रही है। उससे पहले उन्होंने कहा कि वो अमेरिका जाएंगे, वहाँ जाके मुलाकातें करेंगे, अपने वालिद के लिए वहाँ पे जिस तरह से आसानियाँ पैदा कर सकते हैं वो करेंगे। उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे और इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। लेकिन अहम चीज़ जो मेरे नज़दीक थी वो ये थी स्टेटमेंट में, उन्होंने कहा कि खान साहब के बेटों ने अपने वालिद को कोई चॉइस नहीं दी है कि वो डिसाइड करें कि उन्होंने आना है या उन्होंने नहीं आना, बल्कि उन्होंने अपना फ़ैसला सुनाया है। यानी कि उन्होंने अपनी फ़ैसला जो है वो जो भी उनका डिसीजन है उसको इन्फॉर्म किया गया है खान साहब को कि वो आ रहे हैं। इस सब के अलावा राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट है। कल मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में वो ये कह रहे थे, जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि खान साहब के बेटे आएंगे उस तहरीक को देखेंगे, तो उन्होंने कहा कि फिर जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह की तहरीक में वो आएंगे तो फिर उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो क्या खान साहब के बेटों की गिरफ्तारी के प्लान हुकूमत ऑलरेडी कर चुकी है, कर रही है? क्या सूरत हाल होगी इस तहरीक की, इस पर बात करेंगे। सदर जरदारी आइन पार्लियामान महफूज रखने की ज़मानत है, ये हम ऑलरेडी कह चुके हैं। बड़ी दफ़ा ये डिस्कशन में रहा है कि मौजूदा निज़ाम में हुकूमत के जिसे कहते हैं गारंटर वो सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं पीपल्स पार्टी के, लेकिन उनके इस्तीफ़े की ख़बरें, उनको उनकी सदारत से हटा देना, कोई नया सदर आ जाना, ये आज बेबुनियाद करार दिया है शेरी रहमान साहबा ने। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और गंडापुर साहब ने नाज़रीन एक स्टेटमेंट दी है, वो कहते हैं कि सियासी नारों के लिए नहीं, आवाम के लिए काम करना है। गंडापुर साहब वैसे ऑनेस्टली सबसे ज़्यादा सियासी नारे गंडापुर साहब लगाते हैं। पंजाब भी है, हम देखते हैं उसमें सिंध भी है, बलोचिस्तान भी है, लेकिन गंडापुर साहब अगर ख़ुद ही, ऐसा नहीं है कि गंडापुर साहब जो है सियासी नारे नहीं लगाते, वो भी लगाते हैं। बाकी जैसे वज़ीर आला लगाते तो गंडापुर साहब भी लगाते हैं। बहरहाल जी, इन सब पे जो है वो आज प्रोग्राम में डिस्कशन होगी। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ हम सबसे पहले इस खबर से करेंगे कि कोई हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अल जज़ीरा TV को नाज़रीन उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि भारत ने दहशतगर्दी को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बतौर पॉलिसी अपनाया है। इससे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सरदार महेंद्र पाल सिंह साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपको हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर मुर्तज़ा अकमल साहब हैं, एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। आसिफ बाजवा साहब PMLN से इनका ताल्लुक, बहुत शुक्रिया बाजवा साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सरदार साहब से, सरदार साहब शॉर्टली ज़रा इस पर मुझे कमेंट कर दें। DGISPR साहब ने कहा, और ये इसमें कोई दो राय है नहीं कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज है, कोई इस पर देख नहीं सकता इस तरह। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है जी। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो है वो महफूज है और उसको महफूज रहना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक सालमियत है
उसके साथ जुड़ी हुई है। उसके ऊपर बहुत सारे ममालिक की बड़ी बुरी नज़रें भी हैं, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो सालमियत है वो इंशाल्लाह हमेशा कायम दायम रहेगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, सर आप भी इस पे कमेंट कर दें। एक्चुअल ये तो जब से चलने के एटमी प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ था, सबसे पहले इसके डिफेंस को देखा गया था। हालांकि इस पे कोशिश भी की जा चुकी है, लेकिन अल्लाह का बहुत एहसान है कि हमारे साइंटिस्ट ने इसे इतना एक चैलेंज से सिक्योर कर दिया है कि इसके हवाले से कभी भी कोई खौफ नहीं ऐसा आया, कभी भी ऐसे की सस्पिजन नहीं पैदा हुआ कि हमारा एटमी प्रोग्राम किसी हवाले से गैर महफूज है। हमारा प्रोग्राम महफूज है, हर एंगल से महफूज है और बहुत ही चलने के मजबूत सिस्टम के तहत महफूज है। हमें इस पे कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई, कभी सोचने का हमने सोचा भी नहीं और सोचने का कोई ऐसा मौका भी नहीं आया। इट्स ऑलवेज सिक्योर एंड विल बी सिक्योर, नोबडी कैन डैमेज अवर एटॉमिक प्रोग्राम, इट विल बी कंटिन्यू इंशाल्लाह वेरी पॉजिटिवली फॉर पॉजिटिव पर्पस, not for destruction. It will be continue for production and productive at the platform, not any other destruction. We are using our nuclear energy, nuclear program for the production of our energy sources and for the development of our nation, our country. So it's not for the destruction. So everyone must be clear that we are doing this. We will be continuing with this program according to our government. Whatever will be the government over there, they always continue our program, or it will be continued. Our program is totally secure. ठीक है जी। बाजवा साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जरूरत नहीं कर सकता। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है, इसमें कोई दो राय है नहीं। इस पर मैं आपका इनिशियली कमेंट चाहूँगी सर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। देखिए, गुजारिश ये है कि DG ISPR का जो स्टेटमेंट है इसकी बड़ी वैल्यू है, और मैं ये समझता हूँ बीइंग पॉलिटिकल वर्कर भी और बीइंग पाकिस्तानी भी, मैं ये समझता हूँ कि जितनी दिलेरी के साथ और जुर्रत के साथ उन्होंने पाक भारत जंग में अपनी बहादुरी जुर्रत दिखाई है, इसी ही वजह से पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी वो भी उनके साथ है और पाकिस्तानी कौम भी उनके साथ है। और इसी वजह से आपके इल्म में होगा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनको बुला के और उनकी तारीफ की है और उनसे कहा है कि मुझे ये बड़े शख्स जो है बड़े पसंद है, उनको पसंद उनकी उसकी वजह ये है, कोई वजह ये नहीं है कि वो बड़े कोई उन्होंने खूबसूरती में उन्होंने कोई अवार्ड हासिल किया है। वजह यही है कि वो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए बड़े कमिटेड है और डिटरमिन्ड है, और पूरी दुनिया को पता है और इवन USA के प्रेसिडेंट को भी पता है कि जो पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनके होते हुए और पाकिस्तान की इस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप के होते हुए पाकिस्तान का जो एटॉमिक पावर जो इनका प्रोग्राम है वो जो सारा सासे हैं वो सारे के सारे महफूज हाथों में है। इंशाल्लाह कोई शख्स कोई मुल्क पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी नहीं देख सकता। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं इंशाल्लाह जनाब। हमने इसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल अभी बड़ी अच्छी एग्जांपल के साथ इंडिया को बता भी दिया कि कोई हमारे मुल्क की तरफ इस तरह से नहीं देख सकता। सरदार साहब, आ जाते हैं हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन पे। क्या है आप लोगों का प्लान? आप लोग तहरीक की तरफ जा रहे हैं, कब से प्लान कर रहे हैं, कब से स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि 5 तारीख की डेडलाइन तो खान साहब ने दे दी ना कि 5 तारीख को उनको 2 साल हो जाने हैं, 5 अगस्त को 1 महीने से भी कम का टाइम है आपके पास। स्टार्ट कब से कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आसिफ साहब से जो मेरे बड़े प्यारे भाई हैं आसिफ बाजवा साहब, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से इन्होंने तारीफ़ की फील्ड मार्शल साहब की कि उनको ट्रंप साहब ने बुलाया और उनके साथ मीटिंग भी की, तो मैं इनसे वो करूंगा कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को क्यों बेसिकली तो जो मुल्क के जो हेड हैं, पॉलिटिकल हेड हैं, ट्रंप भी पॉलिटिकल हेड है, तो उनको तो शहबाज शरीफ साहब को मिलना चाहिए था। चलें फॉर्म 47 पे ही सही, लेकिन चलें जिस भी तरीके से हैं वो वज़ारत उज़्मा के मनसब पे बैठे हैं, या उनको फिर प्रेसिडेंट जरदारी को मिलना चाहिए था। लेकिन इससे लग रहा है कि पाकिस्तान में शायद सिविल हुकूमत जो है
वो नहीं है, और पूरी दुनिया को खैर पता है कि वही जिस तरह से हुकूमत आई है। लेकिन चलें, आपकी नज़रिए से तो है ना जी, आपको एतराज़ है फील्ड मार्शल साहब? नहीं, मुझे फील्ड मार्शल साहब के ऊपर एतराज़ नहीं भी है। और मुलाकात पे तो देखिए एक चीज़ है, लेकिन इससे मुलाकात होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसके साथ सियासी जो लीडरशिप है वो होती तो एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाता मुल्क का भी कि यहाँ पे सिविल सुप्रीमेसी है और ओवरऑल एक अच्छी, लेकिन क्योंकि है नहीं तो इस वजह से मेरा ख्याल उन्होंने बुलाया भी नहीं। तो दूसरी बात जो आपने की तहरीक की, बिल्कुल हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ुसूसी तौर पे जो इमरान खान साहब हैं वो इस बात पे बिल्कुल है कि हमें तहरीक की तरफ ही जाना है। मुज़ाकरात के रास्ते इन्होंने अभी भी जो पिछले दिनों में जिस तरह से बेस्टर गौर साहब ने भी कहा कि उनको भी कहा गया और असद कैसर साहब को भी पैगाम मिला कि जी मुज़ाकरात करें, लेकिन मुज़ाकरात बेसिकली इन्होंने मुज़ाकरात के नाम पे ये हमेशा डिलिंग टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। ये मुज़ाकरात के नाम पे देखें मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई की हक है, आइन ने उसको हक दिया, अवाम ने पीटीआई को वोट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सीटें जो हैं वो उनको दे दी जिनका हक ही नहीं बनता था। इन्होंने फिर आज तक किसी भी केस के ऊपर जितने मामलात हुए किसी के ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं बना। जुडिशल कमीशन बने एक एतमाद वाला तो उसके साथ जो है चीज़ें वो रेफर आगे हों, क्योंकि इन्होंने खुद सारा जुल्म किया। जुडिशल कमीशन, ये देखिए गवर्नमेंट ने बार बार कहा कि हम नहीं बना सकते, उसकी रीज़न ही यही है कि इनको पता है कि ये सब कसूरवार साबित हो जाएंगे अवाम के सामने। अवाम को तो ऑलरेडी पता है। सरदार साहब, जुडिशल कमीशन के जो आपने 3 जजेस का था, सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट 3 सीनियर जजेस, तो वो सूट नहीं करते थे। देखिए इनको तो आइन ही सूट नहीं करता जी, इनको तो कोई कानून ही सूट नहीं करता, इनको सिर्फ धक्कम पील वाला मुल्क चाहिए जैसे ये चला रहे हैं, तका लाई जाओ तो मुल्क चलाई जाओ। बाकी तो इनको तो सिस्टमेटिकली वो सूट ही नहीं करता। सिस्टमेटिकली तो ये फिर सब जेलों में होंगे, जिस तरह से नॉर्मली वो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर इनको ले आए तो ये तो हम सबको जेलों में डाल देंगे। तो चीज़ यही है कि सिस्टमेटिकली इन्होंने मुल्क को इतना नुकसान पहुंचाया है कि वो अगर आयन और कानून के मुताबिक हम चलें तो ये वाकई इनको सबने इन सब ने जेल में आपने तहरीक का नहीं बताया, मैं आपके हम जो है इंशाल्लाह तहरीक को लेके चलेंगे। कब से स्टार्ट हो रही है ये जरा शॉर्टली बता दें, फिर मैं बड़े मैं आपको बता देता हूं कि ये 15 तारीख से 5 तारीख तक आपको ये बड़ी एक्टिव जो है वो मिलेगी। 15 जुलाई के बाद आपको पाकिस्तान के अंदर तहरीक का एक नए सिरे से एक दोबारा आपको वो एक्टिव मिलेगा। देखिए बात 15 जुलाई से आप आगाज कर रहे हैं? जी 15 जुलाई से आपको इसके नजर आ जाएंगे, असरात जो है वो आपको नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे, असरात नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं सिंपल बात बताना चाहता हूं कि हमने तब भी जो है वो कानून की बालादस्ती के लिए आवाज उठाई, आज भी हम कानून, ये देखे ना क्यों जेल में क्यों ट्रायल हो रहे हैं, अदालतों में क्यों नहीं, ये मुझे थोड़ा सा मार्जिन दे, मैं आपकी जानिब आती हूँ, इस क्वेश्चन पे भी आपकी जानिब आती हूँ। मैं जरा रूल ऑफ लॉ की बात है ना, रूल ऑफ लॉ की बात है, लॉ के मुताबिक तो कुछ भी नहीं चल रहा, ये तो सिर्फ चल रहा है ख्वाहिशात के मुताबिक मुल्क चल रहा है। किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक अगर मुल्क चलाएंगे तो वो तो आइन की बालादस्ती ना हुई ना, कानून की बालादस्ती। बाजवा साहब से जान लेते हैं, बाजवा साहब खुद लॉ के स्टूडेंट हैं। बाजवा साहब, आप खुद कानून के तालिबे इल्म हैं, ये क्या कह रहे हैं सरदार साहब, आइन के मुताबिक कानून के मुताबिक मुल्क नहीं चल रहा, क्या लॉ एंड ऑर्डर हमारे मुल्क में इस वक्त नहीं है? बाजवा साहब रिपीट कीजिए क्वेश्चन प्लीज। आपने सरदार साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में आइन और कानून नहीं है, मतलब हमारा मुल्क आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। मेरा क्वेश्चन है उस पर कि क्या हमारे मुल्क में इस टाइम लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल नहीं है? इनका हक बनता है और जो चाहे कह सकते। बाजवा साहब की आवाज़ नहीं मुझ तक क्लियर पहुंच रही। बाजवा साहब, मैं अपनी टीम से कहूँगी इस इशू को ज़रा फिक्स करें, उतनी देर में मैं डॉक्टर साहब से जान लेती हूँ। डॉक्टर साहब, सेम क्वेश्चन आपसे सर, क्या हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है?
बाजवा साहब, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो हमें थोड़ा मार्जिन दें, हम इस इशू को फिक्स करें। डॉक्टर साहब से जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपका टर्न। देखिए, लॉ अब आर्डर तो है, इसलिए जब लॉ का ऑर्डर होगा, लॉ की कह लें कि डोमिनेशन होगी। जो अगर नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ तो लॉ को अपने हिसाब से बनाया जा रहा है, खासियों पे कवानीन बनाए जा रहे हैं, जो जिसकी ख्वाहिश है उसके मुताबिक वो कवानीन को चेंज कर लेते हैं, आइन को चेंज कर लेते हैं। तो इसको लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो हम कहेंगे कि जब हमने प्रिंसिपल को, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी मर्जी से चलाना है, तो फिर तो हम जिसको चाहें जहां चाहें फिक्स कर दें, फिर तो हमारा ये सिलसिला नहीं चल सकेगा। एज ए न्यूट्रल, एज ए इम्पार्शल अगर मैं एनालिस्ट बात करूं तो दुख होता है कि हमने अच्छे भले आइन को बिगाड़ के रख दिया। आज हमारा डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा था, हम किस तरफ चले गए हैं? ये फिक्स करना, जजेस को, फैसलों को फिक्स करना, और कहने के एक जजेस को मैनेज करके लेके जाना, और ये बड़ी चल के मैं समझता हूँ कि ये दुख वाली बातें हैं। इससे सिस्टम नहीं चलते, वक्ती तौर पे तो चलेंगे। वाकई मैं नहीं समझता कि इसमें आप सेकंड पार्टी को भी इंसाफ देने की बात करते हैं, उनके केसेस लंबे अर्से तक नहीं लगाए जाते, और उनको जो केसेस हैं बड़े दुखी केसेस का जो फैसले आते हैं, ऐसे फैसले आते हैं धड़ाधड़ कि शायद वो लिखे पहले से लिखे हुए तो मैनेज किए हों, प्लान पहले से बस फैसला सुनाना है, तो ये तो नी लॉ एंड ऑर्डर होगा। हाँ, गैर की बात दूसरी कि हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी तरफ से तो यहाँ कोई इतनी चले कि कोई इंतशार ऐसा नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हम कहें कि कोई बड़ी अफरा तफरी है लोगों में, ऐसा नहीं है। जंगो जगल वाली बात नहीं है, लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चल रहे हैं, लोगों के आपस में अच्छे ताल्लुकात है, जिस भी पार्टी से लोग हो वो नहीं है। लेकिन अगर मैं कानून की हद तक जाऊँ, आइन की हद तक जाऊँ, तो उसको तोड़ मोड़ दिया है, अपनी मर्जी से उसको एडजस्ट किया जा रहा है। जैसे बात चाहिए जज अपनी मर्जी का ले लेते हैं, जूनियर जजेस को चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है, तो इट्स नॉट डाइजेस्टेबल। तो हम शायद ये हजम नहीं हो रहा सभी से, जो न्यूट्रल लोग हैं उनसे भी नहीं हो रहा, पार्टी को तो छोड़ के किसी को उनसे तो नहीं होगा। तो बेनिफिशरी है खास लोगों को यहाँ बनाया जाए, खास जमात को या खास लोगों को, खास 2-3 जमातों को बेनिफिशरी बनाया जाए। अभी जो मखसूस शिस्तों की बात करें तो उसमें भी उनकी तो बनती नहीं है, रेशो के हिसाब से देनी होती है, तनासब के हिसाब से, जो लोग जीते ही नहीं। अगर वो माल पड़ा है, उनका हक नहीं बनता तो उनको दे दे, ऐसा नहीं है। फिर फैसले पहले भी आए थे सुप्रीम कोर्ट से, और इलेक्शन कमीशन ने कोई उस पर अमल नहीं किया, 8-9 माह ऐसे ही रखा। अब ये मखसूस नशिस्तों वाला केस जो रिव्यू में गया, उसमें जजेस वो थे ही नहीं जिन्होंने रिव्यू करना था, जिन्होंने फैसला दिया था, दे मस्ट बी दैट बेंच। तो उसमें होना चाहिए था, उससे कहने के जो पैनल था, उस पैनल में जजेस नहीं थे, तो वो रिव्यू कैसे करेंगे? वो तो कहने की मर्जी का फैसला हुआ कि ये सीटें उनके नहीं बनती, जस्टिफिकेशन कोई नहीं कि क्यों नहीं बनती, जबकि आइन के मुताबिक तो बनती है। तनासब से जो इन्होंने जैसे भी जीती है सीटें दूसरी पार्टियों ने, उनको। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका भी पॉइंट आ गया। बाजवा साहब से जानते हैं। बाजवा साहब, आपने मेरा क्वेश्चन सुन लिया था, आपकी आवाज़ चूंकि हमारे तक सही पहुंच नहीं रही थी, तो मुझे उसका आंसर दे दें जरा। क्वेश्चन आपका ये था लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, ये फरमा रहे थे जी, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। देखिए, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल दुरुस्त चल रही है। कोई ऐसे हालात नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई हालत खराब नहीं है। देखें, अभी ये लॉ एंड ऑर्डर की मामला ये है कि अभी देखें आपने 10 मुहर्रम का ये इवेंट हुआ है, इसमें तमाम जो एक बेहतरीन तरीके से पूरे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और इसके अलावा अगर आप ये बात करते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर तो इसे कहते हैं अमन व अमान की सूरत हाल को, और अगर आप दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, आइन और कानून के मुताबिक बता दें, रूल ऑफ लॉ बता दें। नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की नहीं बात कर रहा, रूल ऑफ लॉ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर तो मैंने अपने तौर पे पूछा ना, रूल ऑफ लॉ तो डेफिनेटली नहीं नजर आ रहा। मैडम, मैं समझ गया हूँ, मैं रूल ऑफ लॉ की बात करता हूँ। देखें, अगर कोई फैसला किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट का इनके फेवर में आएगा तो फिर रूल ऑफ लॉ है। अगर वो किसी दूसरे की फेवर में जाएगा तो वो फिर कहेंगे कि ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। और ये पाकिस्तानी कौम का
पाकिस्तान के पॉलिटिकल लोगों का, इसमें तमाम जमातें शामिल है। अच्छा। ये वतीरा रहा है कि जो कोई जीत जाता है वो कहता है कि ये इलेक्शन दुरुस्त हुए हैं, और जो कोई हार जाता है वो कहता है ये रिग्ड हुए हैं, और जो गवर्नमेंट में होता है वो कहता है कि ऑल इज वेल, और जो गवर्नमेंट के बाहर है वो कहता है नहीं बेड़ा ही गर्क हो गया है। तो मैं ये समझता हूं ये कैसे कह सकते हैं, अगर पाकिस्तान की कोई सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ फैसला देती है तो फिर उसको भी ये कहते हैं कि ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो फिर रूल ऑफ लॉ कहां से आएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ लॉ है, ये पाकिस्तान का बेहतरीन अदालती निजाम है। बाजवा साहब मुझे एक क्वेश्चन करने का मार्जिन दे जरा, मैं बीच में, मुझे थोड़ा सा मार्जिन दें। रूल ऑफ लॉ की आप बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर हमने देखा 10 मुहर्रम को बड़ा बेहतरीन इंतजाम रहा। दूसरा पार्ट आ जाए रूल ऑफ लॉ का। सर 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला था रिजर्व सीट के हवाले से कि तहरीक इंसाफ को वो मिलनी चाहिए। अब जून के एंड पे आके सुप्रीम कोर्ट के एक जूनियर बेंच ने सीनियर बेंच को साइड लाइन कर दिया। आप भी कानून के तालिब इल्म में, आपको पता है कि सेम या तो वो बेंच हो या फिर अपील तो उसी के बेंच के आगे जाती है, अगर कोई जज अवेलेबल नहीं है तो बीच में कोई ऐड किया जाता है, ठीक है, रिव्यू। तो मुझे ये बता दें कि एक तो रिव्यू था, दूसरा बेंच भी छोटा था, तीसरा 1 साल उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, और अब जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का उसमें दिनों में अमल दरामद एसीपी ने कर दिया। फैसला भी नहीं आया अभी, रूल आया है सिर्फ, शॉर्ट ऑर्डर तो आ गया, शॉर्ट ऑर्डर तो आ गया, शॉर्ट ऑर्डर आ गया हुआ है, शॉर्ट ऑर्डर आ गया हुआ है, तमाम जजेस की साइन नहीं है, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर सुना दिया गया हुआ है ना, शॉर्ट ऑर्डर तो आ गया हुआ है, शॉर्ट ऑर्डर आया है, अभी उसका तफसीली फैसला भी नहीं आया और उस पर अमल दरामद भी हो गया। तो रूल ऑफ लॉ की काफी अच्छी एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। टू दी पॉइंट जवाब देने जा रहा हूं जी। जब पीटीए की गवर्नमेंट आई 2018 के इलेक्शन के बाद, उस वक्त तकरीबन 6-7 माह हुए थे, बल्दियाती इंतखाबात हुए उनको। इन्होंने आते हुए सबसे पहले उनको डी नोटिफाई किया, उनको कहा कि आप काम नहीं कर सकते, उनको तोड़ दिया गया। लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट में गए, पहले इलेक्शन कमीशन में गए, उन्होंने कहा ये बिल्कुल इन्होंने गलत फैसला किया है। फिर उन्होंने ये जो नुमाइंदे थे वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप इनको कैसे रोक सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, आप इनको काम करने दें। इन्होंने काम करने नहीं दिया, उनको रीइंस्टेट नहीं किया। फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने भी कहा कि हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त है, ये इलेक्टेड लोग हैं, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, जो इनकी जो सियासी लोग हैं ये यहां से शुरू होके आते हैं, तो आप इनको चलाने दें। लेकिन इन्होंने नहीं चलाने दिया। उस वक्त रूल ऑफ लॉ नहीं था, उस वक्त सारा कुछ अकॉर्डिंग टू लॉ था, कोई रूल ऑफ लॉ की कोई बात आपने नहीं की। अब अगर मैं बाजवा साहब, अगर आपको याद हो, हमने उस वक्त भी आवाज उठाई थी, उस वक्त भी डिस्कशन की थी, हम आज भी आवाज उठा रहे हैं, आज भी डिस्कशन कर रहे हैं। मैं लेट मी कंप्लीट जी देखें, अगर कोई पाकिस्तान की जो आला तरीन अदलिया है, आला तरीन एक लास्ट उसका अपॉर्चुनिटी होती है किसी के खिलाफ, किसी के पास, उसके पास कोई इसके बाद कोई चाराकार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, देखें, अगर कोई मुकदमा किसी अदालत में, दहशतगर्दी की अदालत में जाए, तो उसका फैसला दहशतगर्दी वाली कोर्ट करती है कि ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जाएगा या ऑर्डिनरी कोर्ट में जाएगा। तो मुझे ये बताएं कि अगर इनके इतराजात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं एडमिट किए, अगर इनकी बात को नहीं सुना गया, तो क्या इनकी ख्वाहिश के मुताबिक कानून बदला जाएगा? नो। सुप्रीम कोर्ट ने बाजवा साहब, मैं तो वो बात ही नहीं कर रही, मैं तो इनके पार्टी इंतखाबात की बात ही नहीं कर रही। मेरे ख्याल में इनके पार्टी इंतखाबात जितनी बारीकी से ईसीपी ने खंगाले हैं, जितने ईसीपी ने खंगाले हैं, उतना अगर आईने पाकिस्तान को खंगाल लिया होता तो हालात डिफरेंट होते। मैं तो ये बात कर रही हूँ रूल ऑफ लॉ की। मेरा पॉइंट सुन लेना जरा, फिर सरदार साहब की जानिब भी जाना है, मेरा पॉइंट सुन लें। आप रूल ऑफ लॉ की बात करें, मुझे माजी की एग्जांपल्स दे रहे हैं, मुझे जो अभी जो रिसेंटली हमारे सामने रूल ऑफ लॉ की बेहतरीन एग्जांपल्स हैं, मैं उसका आपसे पूछ रही हूँ। माजी में हमने तनकीद की आवाज़ उठाई, माजी में बहुत डिस्कशंस हुई, माजी में रह गई। अब हम मौजूदा की बात करें, आप माजी लेके आ रहे हैं, ठीक है, आप लेके आए माजी, हम माजी से जान नहीं छुड़वा रहे। प्रॉब्लम यह है, अभी का मुझे बता देना, 12 जुलाई के फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ। एसीपी को बार बार वजाहत चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार वजाहत दी, इसके बावजूद समझ नहीं आया उसको फैसले का।
मैं बड़े अदब से ये गुजारिश करूंगा, शायद मैं समझाने में नाकाम रहा हूं, मैं रिपीटेडली बात करने जा रहा हूं कि अगर कोई कंपिटेंट कोर्ट है उसके बाद कोई चाराकार नहीं है, अगर वो किसी वकील की, किसी पार्टी की, किसी भी शख्स की रिक्वेस्ट को टर्न डाउन करते हैं या उनकी बात को एडमिट नहीं करते, तो उसके पास कोई चाराकार नहीं है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो थे, क्या जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए थे तो फिर अगर रिव्यू पिटीशन आ गई तो रिव्यू पिटीशन आते हुए वहां पे हम इलेक्शन कमीशन के पास गए कि हमारी रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, जब तक रिव्यू पिटीशन पेंडिंग का फैसला नहीं आएगा आप इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। चलें जी, ठीक है, आपको पॉइंट आ गया, आपको पॉइंट आ गया बाजवा साहब, आपने लॉजिकली टू द पॉइंट मुझे समझा दिया। आपकी सारी बातों का जवाब लेते हैं सरदार साहब से। जी सरदार साहब। देखिए, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। आसिफ बाजवा साहब कानून के स्टूडेंट हैं, आपने मुझे बताया, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो शायद उन्होंने जो कानून भी है वो भी नून लीग वाला ही पढ़ा हुआ है, पाकिस्तान का कानून नहीं पढ़ा। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक आईनी अदारा है, वो हुकूमत के कहने के ऊपर ना तो सीटें दे सकता है ना रोक सकता है। लेकिन उसने रोक ली ना, मैं बता रहा हूं ना, मैं वो उनके जवाब दे रहा हूं। एक आईनी अदारा है, ना वो सीटें हुकूमत के कहने पे दे सकता है ना रोक सकता है। पहले उन्होंने हुकूमत के कहने पे सीटें दी, वो सुप्रीम कोर्ट ने वापस कराई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीटीआई को दे, तो उन्होंने, अब ये बाजवा साहब कह रहे हैं ना कि हुकूमत ने कहा कि मत दें। जो आईनी अदारा है वो एक आईनी अदारे के अहकामात को मानेगा। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के इंप्लीमेंटेशन जरूरी थी, बाद में आप रिव्यू में जाते ये दोबारा रिवर्स हो जाती। अगर आपको इतना ही है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन का ना होना यह साबित करता है कि पाकिस्तान में लॉ ऑफ ऑर्डर नहीं है, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती नहीं है, यहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहां पे डंडे की बालादस्ती चल रही है, यहां पे ख्वाहिश मर्जी रायवंड से जो ख्वाहिशात हैं वो चल रही हैं। वहां पे अगर इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं होने दी जा रही, जो कि इंसानी हकूक की पामाली है, वो ख्वाहिश यहां से रायवंड से जा रही है कि इनकी मुलाकात नहीं होने देनी, तो ये यहां पे मैं आपको बंदे दिखाता हूं। छोड़े बाजवा साहब, मैं जब एमपीए था इंसानी हकूक का, मैं पार्लियामानी सेक्रेटरी था, तो मुझे आपकी पार्टी के लोगों ने मुझे कहा कि हमारी जेल में मुलाकात करवा दे नवाज शरीफ साहब से, क्योंकि वो आपकी तरफ से उनके नाम नहीं जा रहे थे, तो उनकी आप तक पहुंच ही नहीं थी, आपके वर्कर थे। तो मैंने कहा जी बिल्कुल आपके लीडर है, आपका हक है, अगर नवाज शरीफ साहब को आपसे मिलने पे एतराज नहीं है तो मुझे बिल्कुल आपका राइट है, आप जाके मिले। उस वक्त जवार वड़ाई साहब जो है वो जेल खाना जात के वजीर थे, मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि ये इनकी पार्टी के कुछ लोग मिलना चाह रहे हैं नवाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब से इजाजत पता करवा लें, अगर वो मिलना चाह रहे हैं तो उनको मिलने दें। तो उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं जी, बिल्कुल ठीक है, ये उनका जो है हक है, एक सियासी लीडर हैं, वो वजीर आजम रह चुके हैं मुल्क के, उनका हक है। इसी तरह से इमरान खान साहब भी मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं, वो आपकी ख्वाहिश थी या नहीं थी, वो मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं। नवाज शरीफ, मुझे उनसे इख्तलाफात हो, लेकिन मैं इस चीज से तो नहीं रोक सकता ना, मना नहीं कर सकता कि मुल्क के वजीर आजम नहीं रहे। तो लेकिन जो कानून है, जो इंसानी हकूक की जो रवायात हैं, उनको कायम रखे। ये खुदा ना खास्ता कल आप पे वक्त आएगा, आपने पिटना है, फिर आप अपनी चीजों में फंस जाएंगे। हम इंशाल्लाह ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे कि इंसानी हकूक की डराए नहीं हो पहले सरदार साहब डराए नहीं। और मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, नाज़रीन ब्रेक से वापस आते हैं बाजवा साहब, ब्रेक के बाद आपका भी पॉइंट लेते हैं और डॉक्टर साहब का भी इस पे पॉइंट लेते हैं। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन में शामिल करेंगे कि खान साहब के जो बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के हवाले से हुकूमत ने क्यों बातें की हैं। एक ब्रेक के बाद।